शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक अपने इतिहास में पहली बार मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय बाजारों ने ब्रिटिश बाजार को पीछे छोड़ दिया है और रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट के बावजूद दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारतीय स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप गुरुवार के कारोबार में 3.16674 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जबकि ब्रिटिश बाजार का मार्केट कैप 3.1102 लाख करोड़ डॉलर पर है। पिछले महीने में यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से भारतीय बाजार के मार्केट कैप में करीब 357.05 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जबकि 1 फरवरी से अब तक ब्रिटिश मार्केट में 410 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों पर नजर डालें तो 46.01 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे स्टॉक मार्केट है। उसके बाद 11.31 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ चीन का बाजार दूसरे नंबर पर आता है, जबकि 5.78 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ जापान तीसरे नंबर पर, 5.50 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ हांगकांग चौथे नंबर और 3.25 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ सऊदी अरब पांचवें नंबर पर आता है। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यात देश है। कच्चे तेल की कीमतों में वर्तमान जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच सऊदी अरब को भारी फायदा हुआ है, जिसके चलते सऊदी अरब के मार्केट कैप में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में सऊदी अरब के मार्केट कैप में करीब 442 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि दुनिया भर के बाजारों ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस से समझौते के संकेत मिलने के बाद पिछले 2 कारोबारी सत्रों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा बाजार को क्रूड की कीमतों में नरमी आने से भी राहत मिली है। लार्सन एंड टुब्रो के शेयर के भाव 10 मार्च को 3% से अधिक बढ़ गए। कंपनी ने घोषणा की कि उसकी निर्माण शाखा ने अपने विभिन्न बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किए हैं, जिसके बाद शेयरों में उछाल देखने को मिला। कंपनी को 1000-2500 करोड़ रुपए के अहम ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON इंटरनेशनल ETD से कंपनी को एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC ऑर्डर मिला है। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 25 kV ओवरहेड विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और दूरसंचार के काम किए जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। कोविड के बाद चल रही अनलॉक थीम की वजह से इंडियन होटल्स के शेयर का भाव ने क्लोजिंग बेसिस पर 201 रुपए के स्तर पर ब्रेकआउट दिया है। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक इस राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो स्टॉक में 280 रुपए पर मामूली बाधा नजर आ रही है, लेकिन इसको पार करने के बाद ये शॉर्ट टर्म में 350 रुपए के स्तर तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में रूस यूक्रेन संकट के कारण शेयरों में गिरावट के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि होटल स्टॉक पहले से ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पर उपलब्ध हैं, इसलिए कोविड के बाद होटल स्टॉक में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को इक्विटी ब्रांड टाटा स्टॉक आकर्षित कर सकता है। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच निर्माण श्रमिकों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कल यानी बुधवार को मुंबई के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय पांडे, न्यूली अपॉइंटेड पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से शहर के दर्जनों बिल्डरों की हुई मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। इस मेट्रो शहर में ध्वनि प्रदूषण में योगदान करने वाले निर्माण कार्य के बारे में नागरिकों से कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने बिल्डरों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा करने के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। मुंबई पुलिस आयुक्त पांडे ने ट्वीट किया, मुंबई में #नॉइज अंडर कंट्रोल रखने के लिए शहर में डेवलपर्स से मुलाकात की। केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच निर्माण करने के लिए सहमति बनी। शोर का स्तर केवल 65 डेसिबल से कम होना चाहिए। सभी साइटों पर समय और डेसिबल स्तर का संकेत देने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इसका अनुपालन नहीं होने पर हम जांच करेंगे।
इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज तमाम ऐसी मुश्किलों से जूझ रही है जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं। कोविड-19, चिप शॉर्टेज और रूस यूक्रेन की लड़ाई इसी तरह की तमाम समस्याएं हैं जो पिछले 2 साल से ऑटो इंडस्ट्रीज को परेशान किए हुए हैं। कोविड-19 की पहली लहर के साथ ही ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी मुश्किल सामने आई। लॉकडाउन के कारण कंपनियों को अपने उत्पादन तक बंद करने पड़े, लेकिन कोविड की स्थितियों में सुधार के साथ ही इस सेक्टर में पेंटअप डिमांड के कारण सुधार आता दिखा। लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर और सेमीकंडक्टर की सप्लाई से जुड़ी समस्या ने दोबारा ऑटो इंडस्ट्रीज पर हमला कर दिया, जिससे सेक्टर में आ रही रिकवरी एक बार फिर थम गई। और जब स्थितियां एक बार फिर सुधरती नजर आ रही थी, तब रूस और यूक्रेन के युद्ध ने सेक्टर के रिवाइवल पर एक बार फिर अटैक कर दिया। ऑटो इंडस्ट्रीज पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर ऑटो इंडस्ट्रीज को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन के युद्ध से पैदा हुई है। इस युद्ध के चलते कमोडिटी की कीमतों को आग लग गई है और सप्लाई चेन में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छूती नजर आ रही हैं। मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार का कहना है कि कमोडिटी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा राज्य चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15-20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ऑटो सेक्टर की मांग पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्नेहा पोद्दार ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर फिर से प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही सेमीकंडक्टर के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले मेटल और गैस के बड़े उत्पादक हैं। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई के चलते सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को इन कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तुलनात्मक रूप से मजबूती देखने को मिल रही है। इनकी मांग में तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे भी तेजी बने रहने की संभावना है। प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट-पाल्मोलिव को नई सीईओ और एमडी बनाया गया है। इस पद पर पहले राम राघवन काम कर रहे थे। अब उनको कंपनी की पेरेंट कंपनी में नई भूमिका के लिए चुना गया है। बता दें कि प्रभा नरसिम्हन HUL की पूर्व एग्जीक्यूटिव रह चुकी है। प्रभा नरसिम्हन की नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। बता दें कि इसी हफ्ते HUL ने सूचित किया था कि प्रभा नरसिम्हन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होम केयर और वाइस प्रेसिडेंट होम केयर यूनिलीवर साउथ एशिया के अपने पद से मुक्त हो जाएगी। बता दें कि प्रभा नरसिम्हन ने 2006 में HUL रीजनल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपना काम शुरू किया था। इसके पहले वो थोड़े समय तक मदुरा गारमेंट में मैनेजर स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर चुकी है। प्रभा नरसिम्हन HUL में अलग अलग पदों पर 15 साल तक काम किया है। लंबे समय के निवेशकों के लिए बाजार में अभी की गिरावट एक बेहतर अवसर लेकर आई है। अगले 12 से 18 महीने के लिए सिस्टमेटिकली निवेश किया जा सकता है। इस दौरान लार्ज कैप शेयर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह बात ICICI प्रूडेंशियल के कार्यकारी निदेशक एड और मुख्य निवेश अधिकारी QS नरेन ने कही। ग्रोथ स्टोरी को लेकर पॉजिटिव नरेन ने कहा कि हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर पॉजिटिव हैं। निवेशकों को ऐसे समय में एसेट एलोकेशन करना चाहिए जो सिस्टमेटिक निवेश इक्विटी और डेट फंड में हो। मार्केट सेगमेंट में उनका मानना है कि मिड और स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप अच्छे साबित होंगे। पिछले 6 महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में $15.41 अरब के शेयर्स बेचे हैं, जो साल 2008 के बाद से सबसे ज्यादा है। ये निवेशक ज्यादातर लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। 2-3 सालों के आधार पर निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इक्विटी सेगमेंट के निवेशक अगले 2-3 सालों के आधार पर निवेश कर सकते हैं। अगर यूक्रेन का मामला जल्द ही सुलझ जाता है तो बाजार में तेज रैली दिखेगी। हालांकि तेल की ऊंची कीमतें जरूर भारत के लिए चिंता वाली हैं। उनका कहना है कि 2020 मार्च के बाद से भारतीय बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी की है। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक मिलकर क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं। नए क्रेडिट कार्ड का नाम एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड रखा गया है। इस कार्ड के तहत एयरटेल के ग्राहकों को काफी ऑफर्स ऑफर कर रहा है। इस कार्ड के तहत मिलने वाले ऑफर्स में खरीद पहले पे करें बाद में, पहले से अप्रूव लोन, बिल पे करने पर कैशबैक जैसी कई छूट मिल रही है।
हवाई यात्रा के किराए में 40% तक की गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि 27 मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल ट्रेवल फिर से शुरू किए जाने के सरकार के फैसले से फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा हो सकता है। इसके चलते किराए में कमी आ सकती है। रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स कोविड के कारण 2 साल के प्रतिबंध के बाद फिर से शुरू हो रही हैं। लुफ्थांसा और ग्रुप करियर स्विस ने अगले कुछ महीनों में उड़ानों को लगभग दोगुना करने की योजना बनाई है, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस उड़ानें 17% तक बढ़ा सकती है। डोमेस्टिक करियर इंडिगो को आने वाले महीनों में लगभग 100 वैश्विक उड़ानें फिर से शुरू करने की उम्मीद है। भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के दौरान एयरलाइंस को कुछ देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत सीमित संख्या में विदेशी उड़ानें संचालित कर सकने की अनुमति थी। भारत अमेरिका जैसे कुछ हवाई मार्गों पर महामारी से पहले की तुलना में सीमित क्षमता ने हवाई किराए को 100% तक बढ़ा दिया है। नैस्डैक में लिस्टेड एबक्स इंक की भारतीय सब्सिडियरी एबक्स कैश ईटीडी ने अपने 6,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी में अर्जी दाखिल कर दी है। यह आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इश्यू पर आधारित होगा। आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर में दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी 12,000 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी लेकर आ सकती है। भारती एयरटेल के शेयरों में 10 मार्च को शुरुआती डील्स में 2% की बढ़ोतरी हुई। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने घोषणा की कि उसने अवाडा क्लीनटीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 9% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। इसके बाद कंपनी के शेयर में उछाल देखने को मिला। भारती एयरटेल ने कैप्टिव पावर प्लांट के स्वामित्व और संचालन के लिए ये समझौता किया है। कल सुबह 11 बजे एनएसी पर शेयर 1.53% की तेजी के साथ 702.05 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 371.10 अंक या 2.27% चढ़कर 16,716.45 पर कारोबार कर रहा था। भारती एयरटेल ने 707.30 रुपए के इंट्राडे हाई और 695.60 रुपए के इंट्राडे लो को छुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।